हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल एम आई एस बाय ईशु शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल से। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो जैसे ही हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था वैसे ही हम आज हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जिसने मेरी सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां आप जाकर के जो है डिटेल में देख सकते हैं। इससे पहले मैंने पॉलिटी की कौन कौन से टॉपिक पर क्लास ली हुई है। और आप सभी से उम्मीद है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक चीज और, जैसे आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल की मैं शॉर्ट भी डालती रहती हूँ कि आर्टिकल में मान लो 5-6 आर्टिकल कर करके, जैसे आज मैंने एक शॉर्ट डाला है आर्टिकल 214 से लेकर 222 तक, जिसमें हमारे हाई कोर्ट की व्याख्या की गई है। इससे पहले मैंने परसों सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मैंने एक शॉर्ट डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है। तो उस अगर आपको शॉर्ट में याद करना है तो आप वैसे आर्टिकल, अगर आपको सिर्फ आर्टिकल को याद करना है तो आप शॉर्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के कौन से भाग में तथा किन आर्टिकल्स में किया गया है, तो हमारे जो संविधान के भाग कौन सा है, 6 है, जिसमें हमारे हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल हमारे 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है, वैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का क्या था, 124 से लेकर 147 तक था आर्टिकल्स। और भाग कौन सा था, तो भाग 5 में हमारी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में भी पढ़ते हैं इसको। ये देखिए, भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है हमारे हाई कोर्ट्स के बारे में प्रावधान दिए गए हैं हमारे संविधान में। फिर अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, तो हमारे प्रांतों में की गई थी। 3 प्रांतों में, कौन कौन से थे, देखो 1862 में की गई थी। कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। कब की गई थी, तीनों में ही 1862 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 4th हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, देखो ये 3 हाई कोर्ट है, तीनों के इसी सन में जो है फॉर्मेशन हुआ था। अगर हम बात करें 4th हाई कोर्ट का फॉर्मेशन की, तो वो हुआ था हमारा 1866 में। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, जो वर्तमान में क्या है प्रयागराज, तो उसमें हुआ था। ठीक है, वर्तमान में हमारा क्या है प्रयागराज, तो उसमें हमारे 4th हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1866 में। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे पहले क्या था, देखो यहाँ तक क्या था कि ये था कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अगर हम आर्टिकल 214 की बात करें ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो हाई कोर्ट के जो प्रावधान है वो कहाँ दिए गए हैं, तो आर्टिकल 214 से 231 तक किए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ना आर्टिकल 214 की, तो आर्टिकल 214 क्या कहता है, आर्टिकल 214 कहता है कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और आर्टिकल 215 क्या कहता है, आर्टिकल 215 हमारा कहता है कि हाई कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड क्या है, कि जो हमारे उच्च न्यायालय हैं वो क्या है, वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होंगे। अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ केस होंगे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होंगे, यानी रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। अगर आगे उससे रिलेटेड कोई केस आ जाता है, फिर कोर्ट को याद आता है ओ इस ऐसा कोई केस था क्या जिसमें कुछ फैसला लिया गया था, तो वो उस पीछे वाले रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे, जो फैसला लिया गया था उसी के बेस पर जो है आगे का उसका केस का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 215 क्या कहता है कि हाई कोर्ट्स विल द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर 216 की बात करें, आर्टिकल 216 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो कैसे की जाएगी, जगह कौन डिसाइड करेगा, कहाँ की जाएगी, तो ये सब क्या है आर्टिकल 16 में बताया गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड इसमें प्रावधान दिए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पहले आप ये बताओ, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है ना सुप्रीम कोर्ट वाली, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, मैंने बहुत सारी क्लास ली हुई है, आप वहां जाकर पॉलिटी की सभी क्लास देख सकते हो। अदरवाइज ये हाई कोर्ट की क्लास है, इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट की ली थी, तो वो तो आप जरूर देख ही लेना, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे हमारे पास क्वेश्चन आते भी एग्जाम में। ठीक है, देखो आर्टिकल 217 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति करेंगे। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, अगर बात करें शपथ की, तो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे ना,
उनको ओथ कौन दिलाएगा। देखो आर्टिकल 219 में कहा गया है, शपथ के बारे में प्रावधान दिया गया है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको ओथ कौन दिलाएगा, तो उनको ओथ दिलाएंगे गवर्नर। ठीक है, कौन, गवर्नर दिलाएंगे। लेकिन अगर बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ओथ कौन दिलाएगा, तो हमारे कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट। अगर बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की यानी नियुक्ति की, तो नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, मुख्य न्यायाधीश हों या फिर अन्य न्यायाधीश हों, सबकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे और संसद की सलाह पर करेंगे। ठीक है, अब अगर बात आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ की, तो शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट। और अगर बात आ जाए हाई कोर्ट्स के जजेस की शपथ की, तो गवर्नर दिलाएंगे यहाँ पे शपथ। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नियुक्ति दोनों के मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अगर शपथ की बात आ जाए तो सेंट्रल लेवल पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाएंगे, और स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, तो हमारे गवर्नर दिलाएंगे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 220 क्या कहता है, आर्टिकल 220 कहता है कि हाई कोर्ट का जजेस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को छोड़कर कहीं भी वकालत का कार्य नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, जो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है सुप्रीम कोर्ट पर मान लो कि एक वकालत का काम कर रहे हैं, वो जजेस के रूप में क्या है, अपने पद पर विद्यमान है वो, तो वहां रहते हुए सुप्रीम कोर्ट की चेयर पर रहते हुए या हाई कोर्ट के जज की चेयर पर रहते हुए वो कहीं किसी और न्यायालय में क्या है, वकालत का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 220 में बात कही गई है। आपसे ऐसे ना क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आपको दे दिया जाएगा 220, 217, 218, 216, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 217 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगर आपसे प्रावधान पूछ लिया जाए कि ओथ के बारे में यानी शपथ के बारे में, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ के बारे में जो प्रावधान है उनका जो उल्लेख है कौन सा आर्टिकल करता है, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल, 219 की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर बात हो जाए 221 की कि आर्टिकल 221 हमारा है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 221 कहता है हाई कोर्ट्स के जजेस के वेतन के बारे में प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 221 में, अनुच्छेद 221 में जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन से संबंधित, भत्तों से संबंधित, पेंशन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये वेतन और भत्ते कौन निर्धारण करता है भाई, तो संसद ही करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों। वेतन और भत्ते और पेंशन इनका निर्धारण कौन करेगा, तो इनका निर्धारण हमारी संसद करती है और समय समय पर इनको बदलती भी रहती है। ठीक है, अगर बात आ जाए आर्टिकल 222 की यानी आर्टिकल 222 का कहता है, तो स्थानांतरण के बारे में बताता है कि जो जजेस है उनका स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, किस आधार पर किया जाएगा और क्या उनकी कोई समीक्षा की जाएगी इसके लिए, भाई उन्होंने एप्लीकेशन लगाई स्थानांतरण के लिए, तो कैसे उनको स्थानांतरण दिया जाएगा, किस बेस पे दिया जाएगा, तो ये सब इसमें हमारे आर्टिकल 221 में 222 में कहा गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 223 और 24 की, आर्टिकल 223 और 24 कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति के बारे में प्रावधान का उल्लेख करता है। कार्यवाहक सीजेआई का मतलब क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है, मान लो जो हमारे सीजेआई हैं, हाई कोर्ट के लगा लो या फिर सुप्रीम कोर्ट के लगा लो। ठीक है, ये अपने पद पर विद्यमान नहीं या फिर हम कह सकते हैं एब्सेंट है, क्या ही एब्सेंस है, तो इनकी एब्सेंस में ये तो है नहीं भाई काम रुक जाएगा, तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है कि कुछ समय के लिए यानी कि अस्थायी तौर पर कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति करनी पड़ती है। अगर हमारे जो सीजेआई हैं वो अब्सेंस हैं, तो अगर वो अपने पद पर विद्यमान नहीं है किसी ठोस वजह के कारण, तो अस्थायी जो सीजेआई है उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है, और वो कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जो कार्यवाहक सीजेआई की नियुक्ति है उससे रिलेटेड प्रावधान कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं, तो आप कहोगे आर्टिकल 223 से लेकर 224 में बताया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें 224A की, देखो ये 223 और 224 की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है 224A की। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 224A में बताया गया है कि रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति,
कि जो रिटायर्ड जजेज है ना, उनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस पद पर? सीजेआई के पद पर। ठीक है, सीजेआई के पद पर जो है हमारे राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। कहाँ पर? कार्यवाहक सीजेआई की रूप में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब आर्टिकल 236 की, तो ये हमें साझा हाई कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड प्रावधानों के बारे में हमें बताता है। अब साझा हाई कोर्ट से मतलब क्या है? साझा हाई कोर्ट से मतलब ये है कि जो एक हाई कोर्ट है वो एक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ ऊपर चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। ये है मैंने आर्टिकल समझा दिए हैं, वैसे यहाँ भी यही है और कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहाँ आ जाओ आप वापस। मैंने यहाँ तक बताया था कि फोर्थ हाई कोर्ट की जो फॉर्मेशन था वो कब हुआ था? 1866 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो हमारा वर्तमान में प्रयागराज है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ कि आर्टिकल 36 के तहत संसद को क्या परमिशन दे दी गई, अधिकार दे दी गई, राइट दे दी गई, किस चीज के? कि साझा हाई कोर्ट की फॉर्मेशन कर सकती है संसद, साझा हाई कोर्ट की जो है स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये अधिकार दे दिया गया हमारी संसद को, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया है 236 में ऐसा बताया गया है, आर्टिकल 236 में। ठीक है, अब यहाँ साझा हाईकोर्ट मैंने बता ही दिया है। साझा हाईकोर्ट क्या होते हैं? जब एक ही, जैसे कि आपको पता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाईकोर्ट है, कौन सा? और कहाँ है वो? चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये साझा हाई कोर्ट है, 3 स्टेट्स का, 3 राज्यों का एक साझा हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो इसी की स्थापना का जो अधिकार था वो दिया गया था हमारी संसद को सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। ये हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम की बात है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और उसमें कहा गया कि एक हाई कोर्ट जो है वो साझा हाई कोर्ट भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, कौन करेगा नियुक्ति? हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। अगर बात आ जाए शपथ की, तो हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं ना, हाई कोर्ट के जजेज, उनको शपथ हमारे राज्यपाल दिलाएंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं तो सेंट्रल लेवल पर हमारे कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो दिलाएंगे शपथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ जजेस की, तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस 33+1 है, यानी कि 34 है, 1 सीजीआई है और 33 अन्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की, तो कोई भी सीमा निर्धारित इनकी नहीं है, ये टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, इनकी भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ये मैंने बता दिया 33+1। ठीक है, तो ये 33+1 अभी 2019 में हुए। 2019 तक क्या था? 30+1 थे, यानी 31 थे। अब 2019 के बाद 2019 में किया गया है 33+1। तो ये टाइम टाइम पर काम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमारे राष्ट्रपति को लगे कि भाई जो है जजेस के ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया, काम ज्यादा हो गया और हमें और मतलब जजेस की नियुक्ति करने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी नियुक्ति को बढ़ा देते हैं और नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें योग्यताओं की, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो योग्यताएं होती है ना, कि हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का हाई कोर्ट में। ठीक है, तो यही इसकी भी योग्यताएं हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें, तो देखो मिनिमम एज इसकी निर्धारित नहीं है। मिनिमम एज निर्धारित नहीं है कि भाई 21 साल का तो होना ही चाहिए, 20 साल का तो हमें होना ही चाहिए, या फिर 25 साल का तो होना चाहिए, ये निर्धारित नहीं है। मिनिमम एज निर्धारित नहीं है, लेकिन मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या है? 62 ईयर्स। क्या है? 62 ईयर्स हाई कोर्ट के जजेज की। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेज की, तो इनकी मैक्सिमम एज क्या है? 65 ईयर्स है। मिनिमम एज ना तो हाई कोर्ट के मतलब जजेस की निर्धारित है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निर्धारित है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। कहीं आपसे पूछा जाए कि मिनिमम एज क्या है और आप लगा दो 62 या फिर कुछ भी 75, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, मिनिमम एज कुछ भी निर्धारित नहीं की गई है। अब अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल वही आ जाएगा हमारा। ठीक है, 62 ईयर्स के जब तक वो नहीं हो जाते, जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगर हम बात करते हैं वेतन और भत्ते की, कि जो हाई कोर्ट के वेतन और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आर्टिकल किसमें बताया गया है? हाँ, कहाँ था भाई आर्टिकल? इसमें
221 में बताया गया है वेतन के बारे में। ठीक है, तो इनका निर्धारण कौन करता है? हमारी संसद करती है। और टाइम टाइम पर क्या है, इनके वेतन को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। घटा किस स्थिति में सकती है? सिर्फ वित्तीय आपातकाल की स्थिति में इनको जो है घटाया जा सकता है, सिवाय वित्तीय आपातकाल में कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल है उसमें उसके दौरान सिर्फ कमी की जा सकती है, अदरवाइज इनके वेतन और भत्तों में जो है कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मान लो ये रिटायर हो जाते हैं तो क्या इनके उसके बाद इनको पेंशन मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। कितनी मिलेगी? 50% मिलेगी। मतलब मान लो कि जो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। ठीक है, और कौन सा मंथ है? मई। अब मई में कोई भी जज है जो रिटायर हो जाता है, हाई कोर्ट का कोई भी जज हुआ, रिटायर हो गया मई में अगर उनकी पेंशन कितनी थी? 3 लाख थी। कितनी थी? अगर 3 लाख थी तो उनको पेंशन कितनी मिलेगी? सॉरी, अगर वेतन उनका 3 लाख था तो उनको पेंशन कितनी मिलेगी? 50%, यानी कि 1.5 लाख रुपए मिलेगा उनको पेंशन के रूप में। ठीक है, तो ऐसे है कि लास्ट महीने में जब वो रिटायर हुए हैं, लास्ट माह में उनका जो वेतन था उसका 50% उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा? 50% पेंशन प्रतिमाह उनको दी जाएगी। और जो प्रस्ताव, ये इसका नहीं है। देखो, अब अगर हम बात करें न्यायाधीशों को हटाने की, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है इनको। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी बात हो रही है, चाहे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे न्यायाधीश हाई कोर्ट के हो। ये मैंने कल भी बताया था कि कौन इनको हटा सकता है? हमारे राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और ऐसे नहीं कि मन में आया और इनको हटा दिया, ऐसा नहीं है। इनके लिए क्या है, हमें एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कहाँ पर लाना पड़ेगा? हमारे लोकसभा में ला सकते हैं हम, या फिर हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर भी हम जो है इनको हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। और उस प्रस्ताव के लिए हमें क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी, यानी कि विशेष हमें बहुमत चाहिए उस प्रस्ताव के ऊपर जो हमने लोकसभा में लाया है या फिर राज्यसभा में लाया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव हो, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, या फिर संसद में लाया जा सकता है। तो आपको इन कथनों पे ध्यान देना है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, मैंने बता दिया। स्पीकर चेयरमैन प्रस्ताव को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकते हैं। देखो, मैंने भी आपको बताया है कि जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव पर जो मतदान करने वाले लोग हैं उनका 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए। ठीक है, 2/3 क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए। और उसके बाद क्या है? उसके बाद भी मान लो हमने रखा लोकसभा में प्रस्ताव को रख दिया। ठीक है, तो कहाँ जाएगा? स्पीकर के पास जाएगा। लेकिन मान लो कि 50 लोगों ने इस पर वोट दे दिया कि हाँ भाई, इस जज को तो हटाना है हमें, लेकिन उसके बाद भी स्पीकर की चलेगी। अगर आपने लोकसभा में प्रस्ताव को रखा है तो वो निर्धारण करेंगे कि इस जज को हटाना है या नहीं हटाना है, या फिर ऐसे रख दिया मतलब लोगों ने इसको प्रस्ताव मतलब हटाने के लिए। अगर आप देते हो राज्यसभा में, तो वहां पर चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे, चाहे मेजोरिटी उसके ऊपर कितनी हो, 2/3 चाहिए, 2/3 भले ही क्यों ना हो, लेकिन लास्ट जो फैसला, लास्ट जो डिसीजन है वो किसका रहेगा? अगर आप राज्यसभा में लाते हो तो चेयरपर्सन का डिसीजन रहेगा, यानी कि सभापति का डिसीजन रहेगा कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। अगर लोकसभा में लाते हो तो डिसीजन रहेगा स्पीकर का। ठीक है, अब एक बात बताओ, आधार क्या हो सकता है? मान लो हम प्रस्ताव ला रहे हैं तो ऐसे थोड़ी ना ला देंगे, कुछ तो हमें ठोस सबूत चाहिए ना, है ना। तो आधार जो है क्या होना चाहिए प्रस्ताव लाने का? या तो कदाचार होना चाहिए या फिर अक्षमता होना चाहिए। तो अक्षमता क्या होता है कि अगर कोई जज अपने कार्य का निर्वहन करने में अक्षम है, यानी कि सक्षम नहीं है वो अपने कार्य का निर्वहन करने में, या फिर वो कंटिन्यू क्या है? अब्सेंस है। ठीक है, वो अपने कार्य को जिम्मेदारी से पूरा नहीं करता है, तो उसके आधार पर जो है हम उसको हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भारत में स्थानांतरण की, देखो स्थानांतरण का मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट के हमारे जजेज होते हैं उसके स्थानांतरण से रिलेटेड जो प्रावधान है वो कहाँ दिए गए हैं? आर्टिकल 222 में दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया कि स्थानांतरण कैसे किया जाएगा, उसका बेस क्या होना चाहिए और स्थानांतरण कौन करेगा। तो अगर हम बात करें तो स्थानांतरण के लिए ना, मैंने आपको बताया कि भाई किसी जज ने अपने खुद के प्रॉफिट के लिए कह दिया कि भाई मुझे क्या करना है, यहाँ से स्थानांतरित होना कहीं पे। ठीक है,
वो अपने ही होम टाउन में कह दें कि मुझे तो यहाँ पे स्थानांतरित होना है, तो ऐसे उनके कहने से उनको स्थानांतरित नहीं किया जाता है। उनका जो उन्होंने एप्लीकेशन जो लगाई है उसका पूरा रिव्यू किया जाता है, उसको देखा जाता है कि भाई इनका कोई खुद का प्रॉफिट तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसका जो रिव्यू है वो कौन करता है, तो एक तो सीजीआई होते हैं। मान लो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है तो वहां के सीजीआई होंगे, और क्या होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। फिर 4 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, यानी कि हाई कोर्ट में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे 4 उनको लिया जाएगा, और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे। एक जज वहां का होगा जहां उनको स्थानांतरित किया जाना है, एक जज वहां का होगा जहां से उनको स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जजेज होते हैं ना, कितने हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जजेस की बेंच बैठती है, और वो निर्धारण करते हैं कि किसी जज को स्थानांतरित कर देंगे या नहीं करेंगे। तो इस पर जो डिसीजन होता है वो किनका होता है, इनका होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानांतरण है ना जजेस का, वो कैसे किया जाता है, उसका फैसला कौन लेते हैं, तो वही 9 जजेस की बैठक होती है, बेंच होती है, वो लेती है इसका फैसला, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई हाई कोर्ट ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं, तो 25 हैं। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में। इसमें यूनियन टेरिटरी वाले भी शामिल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्टेट के हैं सिर्फ वही, मैंने ऑल ओवर इंडिया की बात की है तो इसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाएंगे। कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। हमारे कुछ इसमें 7 हाई कोर्ट हैं जो क्या है, साझे हाई कोर्ट हैं, जो एक से अधिक राज्यों के लिए बने हुए हैं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है जो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। आपको ध्यान रखना है, आपसे ना पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बना भी हुआ है, ठीक है। मैंने पूर्वावलोकन बुक में देखा है, पिछले मतलब लास्ट ईयर में जो हमारे एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन बना हुआ है कि एक साझा हाई कोर्ट है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, मतलब आपको स्टेटमेंट हुई कि इनमें से एक साझा हाई कोर्ट है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पंजाब, मद्रास, या फिर गुवाहाटी, या फिर क्या, गोवा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे मैंने पंजाब और गुवाहाटी और मद्रास और गोवा बोला है, तो गोवा में नहीं है, इनका जो साझा हाई कोर्ट है वो मुंबई में है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, आपने देख तो लिया, आपको याद तो है कि महाराष्ट्र, गोवा और मुंबई का एक ही साझा हाई कोर्ट है, और वो कहाँ है, मुंबई में। तो आप ये नहीं है कि ये लगा दो कि गोवा में, हाँ साझा हाई कोर्ट है इनका, लेकिन जो ब्रांच है वो कहाँ है, वो तो मुंबई में है ना। तो आपको मुंबई ध्यान में रखना है। मैंने आपको बोला पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है, तो पंजाब में तो नहीं है ना, मैंने पंजाब बोला है ऑप्शन में, मैंने चंडीगढ़ नहीं बोला, ठीक है। तो पंजाब ये भी क्रॉस हो गया, इसमें भी नहीं आएगा, गोवा में भी नहीं आएगा। मैंने बोला गुवाहाटी और मद्रास, तो इन दोनों को आप ठीक लगा सकते हो, क्योंकि जो गुवाहाटी है, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम, इनका जो साझा हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी में हो रही है, मैंने ऑप्शन में बोला था, ठीक है। तो ये आप आंसर लगा सकते हैं। तो ऐसे ही 7 साझा हाईकोर्ट हमारे देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक हाईकोर्ट है, वो है हमारा चंडीगढ़ में। फिर अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गोवा और मुंबई की, तो इनका जो साझा हाईकोर्ट है वो कहाँ है, वो हमारा मुंबई में है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि गुवाहाटी, आसाम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों पांचों का जो है हाई कोर्ट है, साझा हाई कोर्ट है, वो कहाँ पे, गुवाहाटी में है। अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी और मद्रास का क्या है, ये क्या है, ये एक साझा हाई कोर्ट है, ये कहाँ पे है, मद्रास में है। अब अगर हम बात करें केरल, लक्षद्वीप, केरल और लक्षद्वीप का एक साझा हाई कोर्ट है, वो कहाँ है, केरल में है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, इनका भी एक साझा हाई कोर्ट है, वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर अगर हम बात करें कोलकाता, वेस्ट बंगाल और अंडमान की, तो इनका भी एक साझा हाई कोर्ट है, वो कहाँ पे है, वो कोलकाता में है। तो आपको ध्यान में रखना है 7 साझा हाई कोर्ट है। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो गया, तीसरा हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, फोर्थ हमारा मद्रास हाई कोर्ट हो गया, फिफ्थ हमारा केरल हाई कोर्ट हो गया, सिक्स्थ हमारा जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हो गया, और सेवंथ हमारा कोलकाता हाई कोर्ट हो गया। तो ये हमारे 7 क्या है, साझा हाई कोर्ट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और ये थी क्लास। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।